क्या पढ़ा था हमने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को जब भी अडॉप्ट करें तो हमें कॉस्ट एफिशिएंसीज में हेल्प देती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। नहीं, हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, दिस मीन हम कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते, तो फॉरेन कंपटीशन को हम डील नहीं कर सकते। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, थ्रेट है कि इससे हमारा कस्टमर लूज होने से पोजीशन हमारी वीक हो जाएगी। साथ ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, हमने क्या देखना है कि उसमें इनोवेशन भी हो रही है या नहीं हो रही, कहाँ पे, जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। क्यों अगर इनोवेशन हो रही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर या कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी में, तो ये चीज़ फर्दर कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करने में हमें हेल्प देगी, फर्दर क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प देगी और ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे। हाँ, अगर इनोवेशन नहीं हो रही तो बाहर दुनिया में तो इनोवेशन हो रही है, इनोवेशन नहीं हो रही तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने से भी कस्टमर हमारा अल्टरनेटिव की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव अफेक्ट कर सकता है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है जी एक टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स, कि टेक्नोलॉजी एक बिजनेस के वर्किंग मेथड्स पे कैसे इंपैक्ट डालती है। एक हेड हमने पढ़ना है इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है। और एक हेड हमने डिस्कस करना है इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, कि बिजनेस के स्ट्रक्चर या बिजनेस की स्ट्रैटेजी पे टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है। सो पहला टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में ये है कि हमने इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देखना है, बिजनेस के वर्किंग मेथड पे क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्या है, या फिर बिजनेस की स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे क्या है। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग मेथड देखा जाए तो क्या है कि वो काम जो पहले लोग करते थे अब कौन परफॉर्म कर रही हैं, मशीनें कर रही हैं। मीन टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया है किसको, मैन को। सो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, रिप्लेस किया है टेक्नोलॉजी ने किसको, मैन को, कि टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन इज नाउ परफॉर्म्ड बाय द मशीन टेक्नोलॉजी। मैन जो है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गया है किस हद तक, सिर्फ हाई लेवल एनालिटिकल टास्क तक। मीन मैन रिस्ट्रिक्टेड हो गया है क्या, एनालिटिकल टास्क की हद तक। एनालिटिकल मीन कोई डिसीजन मेकिंग टास्क है तो वो सिर्फ मैन ने परफॉर्म करने हैं, बाकी नीचे जितना भी प्रोडक्शन काम है वो सारा किसने करना शुरू कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने, मशीनों ने करना शुरू कर दिया। इवन विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम ने क्या किया है, मैन के एनालिटिकल टास्क को भी रिप्लेस कर दिया। मीन एनालिटिकल टास्क डिसीजन मेकिंग में भी अब बंदों की जरूरत नहीं रही। क्यों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक सिस्टम है, इसने वहां पे भी मैन को रिप्लेस कर लिया। मीन हर जगह पे क्या आ गया है, टेक्नोलॉजी ही आ गई है। मीन ग्रोथ के थ्रू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने क्या किया है, मैन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक सिस्टम। सी क्या है, तीन इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड। मीन वो वर्किंग मेथड में वो काम जो पहले बंदे करते थे अब किसने रिप्लेस कर लिए हैं, टेक्नोलॉजी ने। मैन रिस्ट्रिक्ट हो गया कहाँ तक, हाई लेवल एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग टास्क की हद तक। इवन विद ग्रोइंग ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक सिस्टम, एनालिटिकल टास्क आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय टेक्नोलॉजी। ये तीन पॉइंट हमें लर्न करने हैं। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड क्या है, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। तो कहते हैं जी तीन तरह का इंपैक्ट है, एक है कैम, एक है कैड और एक है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज।
प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मीन वो मैन्युफैक्चरिंग जो पहले बंदे करते थे, अब वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनों के थ्रू हो रही है। तो ये जो मशीनों के थ्रू चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसे क्या नाम दिया जाता है? कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, मीन डिज़ाइनिंग का काम पहले जो लोग करते थे, बंदे करते थे, अब वो भी कहाँ पे हो रहा है? कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। हमने पहले कोई सपोज बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, तो हम क्या करते थे? उसका नक्शा बनवाना होता था। नक्शा बनवाने के लिए हम जाते थे किसी एक इंजीनियर साहब के पास। इंजीनियर साहब पूछते थे, अच्छा जी बताएं मुझे आपकी कितनी जगह है, अच्छा नहीं मुझे ये बताएं कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, वो तो हमें नहीं पता। इंजीनियर साहब अपने फीते शीते लेके आते थे, चेक करते थे कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, वो नोट करके जाते थे। और उसके बाद एक कॉपी पेन खोलते थे, एक बड़ा सारा चार्ट, पेंसिल और एक फुटा, और लेके वो सारी डिज़ाइनिंग करते थे कि कहाँ पे हमें कितने स्क्वायर फीट का रूम देना है, कहाँ पे हमें वाशरूम देना है, कहाँ पे हमें किचन देना है। तो वो सारा नक्शा बना के हमें ला के देते थे और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते थे। ये क्या थी? डिज़ाइनिंग बंदे के थ्रू। अब क्या करना आपने? सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एंटर करना है कि इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है। सिस्टम आपको क्या करेगा? डिफरेंट मॉडल्स बना के दे देगा। इंजीनियर को कहते थे नहीं सर ये रूम इतना नहीं, थोड़ा सा अगर इतना कर देना, कहता था अच्छा 2 दिन बाद फिर दोबारा बना के दूंगा। सिस्टम में बस ड्रैग करके आपने यूं करना है, रूम थोड़ा सा अगर इतना करना है, मेन दीवार को ड्रैग यूं करना है, सिस्टम ने आपको उसके अकॉर्डिंगली बना के दे दिया। ये क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। मीन वो डिज़ाइनिंग काम जो कॉम्प्लेक्स पहले बंदे करते थे, अब किसके थ्रू हो रहा है? ये काम भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, क्या कुछ सर्विसेज भी जो बंदे देते थे कंप्यूटर ने देना शुरू कर दिए। पुराने ज़माने में हम डॉक्टर साहब के पास जाते थे, जब बीमार होते थे ना, तो डॉक्टर साहब बिठा लेते थे हमें और यहाँ पे यूं हाथ रख के यूं क्लॉक को देखते थे, आंखें बंद करते थे, क्लॉक को देखते थे, आंखें बंद करते थे, और फिर एक टूटी सी यहाँ पे लगा के सांस लो, और उसके बाद वो क्या करते थे? कुछ नोट करते थे, मीन आपका पल्स रेट क्या चल रहा है, हार्ट बीट क्या चल रही है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो यहाँ पे एक डिवाइस लगाता है, करता है स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, चलो जी नोट कर लिया। या यहाँ पे एक चुटकी लगाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है वो सब कुछ आ जाता है। ये क्या है? वो काम जो पहले बंदे करते थे, सर्विस जो बंदे देते थे, अब किसके थ्रू परफॉर्म हो रही हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू। क्या कहला? आपके पेपर पहले बंदे चेक करते थे, अब पेपर आपका स्कैन करके एक रोबोटिक सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया जाता है। उस रोबोटिक सिस्टम के अंदर इस क्वेश्चन के कितने पॉसिबल सोल्यूशन हैं वो भी एंटर कर दिए गए हैं, और वो स्कैन कॉपी सिस्टम के अंदर गई है, और सिस्टम अब जो है आपके पेपर चेक करके मार्किंग कर रहा है। दुनिया में ये हो रहा है। ICAP ने अभी स्टार्ट नहीं किया, होपफुली आने वाले चंद सालों में अकाउंटिंग के पेपर इस तरह से चेक होना शुरू हो जाएंगे। थ्योरी के पेपर भी चेक हो रहे हैं दुनिया में इसी तरह रोबोटिक सिस्टम के थ्रू, कि पेपर का स्कैन करके आपने क्या करना है? सिस्टम के अंदर एंटर कर देना है, और सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर उस क्वेश्चन के डिफरेंट सोल्यूशन ऑलरेडी एंटर्ड हैं, उसने हर सोल्यूशन के साथ मैच करना है। जहाँ से भी एक्यूरेट निकल रहा है, चलो जी एक्यूरेट मार्क्स दे देने, और जहाँ पे किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा, जिसमें आंसर ही गलत है, तो वहाँ पे क्या करना है? फिर मार्क्स काट लेंगे। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो बंदे दे रहे थे, अब कौन दे रहा है? कंप्यूटर सिस्टम दे रहा है। पुराने ज़माने में हमने लोन लेना होता था, बैंक के पास जाते थे, एक बैंकर हमें बिठाता था, हमसे सारी हमारी हिस्ट्री पूछता था, अच्छा जी क्या करते हैं आप, कितनी इनकम है आपकी, कितने आप पे फैमिली डिपेंडेंट लोग हैं, अच्छा बचा कितने लेते हैं आप, अच्छा कोई और लोन लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, अच्छा कैसे आप पैसे वापस करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन ले के फिर वो हमें बताता था कि आप लोन के काबिल हो या नहीं, और कितनी अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है। अब क्या करना? आपने बैंक की वेबसाइट घर बैठे खोलनी है। उस वेबसाइट में आपने जो है वो 4-5 फील्ड में अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और करना है प्रोसीड, और वेबसाइट आपको घर बैठे बता देगी कि आप लोन के काबिल हो या नहीं हो और कितना लोन आपको मिल सकता है। मीन वो काम जो पहले बंदे करते थे, अब वो सारे काम कौन करना शुरू हो गया है? कंप्यूटर्स। और ये क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स क्या है
कि टेक्नोलॉजी मशीन हैव रिप्लेस्ड टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय द मैन. Man has been restricted to high level analytical tasks only. Even with the growth in technology of artificial intelligence, robotic system, high level analytical tasks are now performed by the computers. नहीं, impact of technology on products and services क्या है? CAM, computer aided manufacturing, computer aided designing या फिर provision of services. अब जो मेन हेड है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, कि टेक्नोलॉजी से बिजनेस स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. कहते कुछ 7-8 तरह के इम्पैक्ट पड़े हैं टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के ऊपर. एक है डाउन साइजिंग, एक है डी लेयरिंग, एक है आउटसोर्सिंग, एक है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डेटा एंड लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये कोई 8 डिफरेंट हेड्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके कुछ इनके ऊपर बातें लिखनी आनी चाहिए. टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस के स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी पे. क्या? डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग का मतलब क्या है कि वो काम जो पहले 50 मजदूर कर रहे थे, अब आपने क्या किया, वहाँ पे एक मशीनरी लगा दी तो 50 मज़दूरों की क्या आपको ज़रूरत पड़ी? नहीं. अब वो काम 2 मज़दूर करेंगे सिर्फ मशीन को चलाने वाले. तो इससे क्या हुआ? बिजनेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो विद फ्यूअर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. इसे क्या नाम दिया जाएगा? डाउन साइजिंग का. मीन डाउन साइजिंग का ये मतलब नहीं है कि बिजनेस अपने ऑपरेशन कम कर रहा है, नहीं, ऑपरेशन उतने ही परफॉर्म कर रहा है बट विद फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल परफॉर्म कर रहा है. कैसे? टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया किसको? मैन को. मीन 50 मजदूरों वाला काम एक मशीनरी कर रही है. तो जब 50 मजदूर आपने निकाल दिए तो ये क्या है बिजनेस में? डाउन साइजिंग, जिससे लेबर कॉस्ट आपकी सेव होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव होगी. तो ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर. मीन स्ट्रक्चर के अंदर कम लोगों के थ्रू अब आप जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकते हो. डी लेयरिंग क्या है? कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चार्ट को देखा जाए तो किस तरह का होता है. सपोज ये कंपनी का चेयरमैन सीईओ है, उसके नीचे ये सपोज डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे मैनेजर हैं, उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं और फिर एम्प्लॉयज़ हैं. इसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर. ये लोग ऊपर बैठे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. तो बीच वाले रास्कल क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऊपर की बातें नीचे और नीचे के मसले ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं. कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है दे रहे. बेनिफिट मेनली कौन दे रहे हैं? काम करने वाले लोग या काम का डिसीजन लेने वाले लोग कि क्या कैसे होना चाहिए. तो कहता है अगर आप इनको बीच में से निकाल के एक सिस्टम इंस्टॉल कर दो, जो ऊपर डिसीजन लिए गए हैं वो सिस्टम में एंटर हुए, यहाँ तक कम्युनिकेट हो गए, नीचे जो काम हुए हैं या जो मसले आए हैं वो सिस्टम में एंटर हुए, यहाँ तक कम्युनिकेट हो गए, तो क्या ये बीच वालों की ज़रूरत रही आपको? नहीं. तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? टॉल से फ्लैट हो गया. मीन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट आप जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो. तो ये जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर से कुछ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को रिमूव करना है, स्पेशली मिडल मैनेजमेंट को रिमूव करना है. क्यों? वहाँ पे अब सिस्टम काम करेगा कम्युनिकेशन के लिए. इसे क्या नाम दिया गया है? डी लेयरिंग. मीन लेयर्स को ख़त्म करना. जिससे आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? टॉल से फ्लैट हो गया. टॉल से फ्लैट होने से आपकी कम्युनिकेशन भी फास्ट होगी. क्यों? पहले ये डिसीजन ले रहे हैं, वो बात पहले यहाँ पे कम्युनिकेट हुई, फिर यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इन्हें पता चला अच्छा करना क्या है. इधर कोई मसला आ रहा है, उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा, तो मसला पहले यहाँ पे बात पहुँचेगी, फिर यहाँ पे, 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 फिर इन्हें पता चलेगा अच्छा क्या मसला है. उतनी देर में मसले नहीं हो सकता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को डुबो के रख दिया.
ये टॉल स्ट्रक्चर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है। तो डी लेयरिंग से क्या होगा, स्ट्रक्चर फ्लैट होगा तो उससे कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग आपकी क्या हो जाएगी, क्विक फास्ट हो जाएगी। क्या कह रहा है, ये जो मिडल मैनेजमेंट को रिमूव कर दिया आपने और कम्युनिकेशन के लिए आपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी है, तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डी लेयरिंग से आपका स्ट्रक्चर टॉल से कहाँ पे चला गया, फ्लैट पे चला गया। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बात समझ आती। और जब आप ये लोग निकालोगे तो इससे डाउन साइजिंग भी हुई, फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल भी हो गए। दिस मीन ये दोनों आपस में क्या हैं, इंटर रिलेटेड भी हैं। लेकिन वो कहता है ये डी लेयरिंग आपको फायदा तब देगी जब आपके पास वाकई ही कोई हाई लेवल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो बंदों जैसा काम कर सकती है। अगर हाई लेवल टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है जो बंदा जैसा काम कर सकती है, तो इससे फिर तबाही हो जाएगी। जब वो टेक्नोलॉजी वाकई ही ट्रस्ट वर्थी है, रिलायबल है कि हाँ इसके अंदर इंफॉर्मेशन वाकई स्मूथली चलेगी, तो फिर तो डी लेयरिंग का फायदा है, वरना डी लेयरिंग का फायदा नहीं है। अदरवाइज फिर आपको मैनेजर ही रखना पड़ेगा। अब डी लेयरिंग से आप क्या करोगे कि ये जो मैनेजर्स के पास अथॉरिटी पावर होती थी वो आप ट्रांसफर कर दोगे किनको, यहाँ पे सुपरवाइजर्स को। और लोगों को अथॉरिटी पावर देने से वो ज्यादा कमिटेड भी बन जाते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं। लेकिन वो अथॉरिटी पावर आप डी लेयरिंग में दे रहे हो इनको, तो इनका इस काबिल भी होना चाहिए कि इनको अथॉरिटी पावर दी जा सके। अगर ये इस काबिल नहीं है कि अथॉरिटी पावर इनको दी जा सके, मीन कंपिटेंट नहीं है, गधे हैं, तो फिर डी लेयरिंग आपके बिजनेस को तबाह कर देगी। तो डी लेयरिंग का फायदा होगा जब आपके पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जब टेक्नोलॉजी रिलायबल ट्रस्टवर्थी भी है, और लोकल मैनेजर्स मीन लोअर मैनेजमेंट इस काबिल है कि उन्हें अथॉरिटी दी जा सके। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी हाई लेवल आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है, मीन बंदों वाला काम नहीं कर सकती, या ये इस काबिल नहीं है कि इनको अथॉरिटी दी जा सके, तो फिर डी लेयरिंग का फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आप नुकसान कर बैठोगे। तो ठीक है, डी लेयरिंग से डाउन साइजिंग होगी, कम्युनिकेशन फास्ट क्विक होगी, लेकिन उस सूरत में जब टेक्नोलॉजी हाई लेवल है, टेक्नोलॉजी रिलायबल है और लोकल मैनेजर्स एबल टू रिटेन अथॉरिटी भी हैं। अब ये जरा पढ़ के देखें, डी लेयरिंग वाला पार्ट समझ आती है। जी, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर में हम फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए काम कर सकते हैं, मीन डाउन साइजिंग। स्ट्रक्चर को हम टॉल से फ्लैट बना सकते हैं यूजिंग डी लेयरिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए आगे। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है, आउटसोर्सिंग। क्या आउटसोर्सिंग क्या होता है? अपने बिजनेस के कुछ काम खुद से करने की बजाय बाहर से किसी से करवा लेना। मीन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्या कहला है? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस के कुछ काम बाहर से भी मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने कंट्री में, आउटसाइड द कंट्री भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, आउटसाइड द कंट्री अरेंज मैनेज तब होंगे जब आपके पास टेलीफोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर ये नहीं है तो फिर मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? आपको पता है कि यूके, यूएसए की कुछ बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाने की बजाय अपना अकाउंटिंग टैक्स का काम कहाँ से करवा रहे हैं, पाकिस्तान की फर्म से करवा रहे हैं। मीन आउटसोर्स किया हुआ उन्होंने अपना अकाउंटिंग या टैक्स का काम। मीन वहाँ से कंपनी क्या करती है, अपनी रसीट जो है वो ईमेल के थ्रू इधर फर्म को भेज देती है। यहाँ पे फर्म में बैठा हुआ स्टाफ उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उनको ईमेल कर देता है। वो अपनी बिजनेस की सारी सेल परचेज की डिटेल इनको भेज देते हैं, ये यहाँ पे टैक्स रिटर्न बना के उनको सेंड कर देते हैं और उतनी सी फ़ी चार्ज करते हैं जितना को आपने काम किया है। क्यों? वहाँ पे अगर वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, टैक्स डिपार्टमेंट बनाएं, तो अच्छे खासे उन्हें लोग रखना पड़ेंगे।
जो अच्छी खासी पे रिक्वायर करते हैं। उनको बिठाने के लिए कोई रेंट पे जगह भी लेना पड़ेगी, उन्हें कोई सिस्टम भी देना पड़ेंगे और अच्छी खासी कॉस्ट है। वो सारी वो सेव कर रहे हैं कैसे, थ्रू आउटसोर्सिंग। मीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी ये सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स कर दी। कहाँ पे? एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे काम भी अच्छा हो रहा है और साथ पैसे भी कम चार्ज किए जा रहे हैं। काम करने के लिए कौन होंगे? आप लोग। आर्टिकल में जब जाओगे 13,000 में आपसे काम करवा लिया जाएगा ये, और वहाँ से बाहर से वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग मीन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर। मीन काम किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट करके परफॉर्म करवाना, ये क्या है? आउटसोर्सिंग। और दूसरे कंट्री में करने के लिए पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? टेक्नोलॉजी के थ्रू। जिससे क्या हुआ? अपने बिजनेस के अंदर आपको डिपार्टमेंट बनाने की बजाय आपने ये काम बाहर से करवा लिया, और उससे क्या हुआ? डिपार्टमेंट कम बने तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, सिंपल हो गया। ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। क्या क्या आउटसोर्स किया जा सकता है? तो अपना अकाउंटेंसी वर्क आप आउटसोर्स कर सकते हो, अकाउंटेंसी टैक्सेशन वर्क आप आउटसोर्स कर सकते हो, अपना कोई डेटा एंट्री का वर्क जो है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग का नाम भी दिया जाता है। आप अपना क्लीनिंग स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हो। ये कॉलेज है, आप लोग आते हो क्लासरूम में गंद गुंद मार के चले जाते हो, अगले दिन आओगे तो गंद नहीं होना चाहिए ना, क्लीनर चाहिए हमें। क्या ख्याल है? कॉलेज ने क्लीनर रखे 4-5 लोग, क्यों? क्लासेस में सफाई करना होती है। आए दिन किसी का कोई मर गया है, कोई बीमार हो गया है, मीन छुट्टी पे। जैसे घरों में माइयाँ हमने रखी होती काम करने वाली, इन्होंने महीने में 2-3 दिन छुट्टी करना होती है। हर महीने इनका किसी न किसी ने मरना भी होता है, इसका कोई न कोई बीमार भी होना होता है, या इन्होंने खुद भी बीमार होना होता है, या कहीं जाना होता है। और जिस दिन छुट्टी ना करें उस दिन मुसीबत पड़ी होती है। तो इधर भी हमने क्लीनर रखे सफाई करने के लिए, लेकिन आए दिन किसी का कोई मरा हुआ है, किसी कोई बीमार है, तो यहाँ पे सफाई कर फिर कौन करेगा? कोई भी नहीं। तो क्या किया हमने? एक क्लीनिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें डेली बेसिस पे शाम में 7 से 9 के बीच में 2 क्लीनर चाहिए सफाई के लिए। आपका क्लीनर मर जाए, पागल हो जाए, भाग जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें डेली 2 क्लीनर चाहिए। और अब क्या होता है? डेली बेसिस पे 2 क्लीनर आते हैं और सफाई का काम हो जाता है। हाँ, शक्लें बदली होती हैं, लेकिन काम हो रहा है। ये क्या है? आउटसोर्सिंग हम कर सकते हैं। किसको? अपने क्लीनिंग के काम को किसी क्लीनिंग कंपनी को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अब कॉलेज को गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी रखने हैं। क्या ख्याल है? बच्चे आते हैं तो खदशात हो सकते हैं, स्पेशली APS स्कूल के बाद से सिक्योरिटी गार्ड रखना कंपलसरी हो गया। अब ये सिक्योरिटी गार्ड का भी यही इशू, आज मुझे फ़लाँ जगह पे जाना है, आज मैं बीमार हो गया हूँ, आज मेरा फ़लाँ बीमार हो गया है, आज कोई मर गया है छुट्टी, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड फिर होगा गेट पे? नहीं। क्या करना पड़ता था? यहाँ पे किसी PN को गाने दे के खड़ा करना पड़ता था। तो क्या किया हमने? ये भी एक सिक्योरिटी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया कि हमें डेली बेसिस पे 2 गार्ड इस टाइम से इस टाइम तक गेट पे चाहिए। और अब क्या होता है? 2 गार्ड डेली बेसिस पे गेट पे अवेलेबल होते हैं। हाँ, शक्लें कभी कभार चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज़ 2 गार्ड अवेलेबल है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो वो गार्ड ट्रेन है, उन्हें पता है सिक्योरिटी की क्या सर्विसेज होती हैं, उन्हें गन भी चलाना आती है। हम किसी को खड़ा कर दें, वो बस गन पकड़ के खड़ा होगा, वो चलती है नहीं चलती वो एक अलग बात है, लेकिन इनको गन चलाना आती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी सिक्योरिटी कंपनी को। क्या ख्याल है? सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया, क्या करेंगे? उन्हें फ़ोन करेंगे, भाई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया, फौरी अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज करना ईजी है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ने क्या किया? अपनी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी आउटसोर्स की हुई है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ये जो होंडा या टोयोटा की कार हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आती है, आपको क्या लगता है ये पूरी कार होंडा खुद बनाता है? नहीं, इसका इंजन ये बनवाते हैं जापान से, इसकी बॉडी ये बनवाते हैं चाइना से, इसके टायर ये बनवाते हैं कोरिया से, और सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। यहाँ पे सिर्फ ये क्या करते हैं? असेंबल करके होंडा की कार मार्केट में आ जाती है। ये क्या है?
अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स प्रोडक्शन भी क्या की हुई हैं, आउटसोर्स की हुई हैं। कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सप्लायर्स को। क्यों? जापान में इंजन बहुत अच्छे बनते हैं, कोरिया में टायर बहुत अच्छे बनते हैं, बॉडी पार्ट्स चाइना में बहुत अच्छे बनते हैं और सस्ते बनते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ से मंगवा के क्या करते हैं, सिर्फ ये असम्बल करके मार्केट में अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं। ये क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हैं। हाँ, बाहर करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर में थ्रू आउटसोर्सिंग भी हम चेंज ला सकते हैं। मीन अपने डिपार्टमेंट बनाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, बाहर से किसी से काम करवा रहे हैं। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर थ्रू आउटसोर्सिंग। क्या क्या आउटसोर्स कर सकते हैं? अपना अकाउंटिंग फंक्शन, अपना टैक्सेशन का काम आउटसोर्स कर सकते हैं, अपना कोई डेटा एंट्री या वर्ड प्रोसेसिंग का काम आउटसोर्स कर सकते हैं, अपना क्लीनिंग स्टाफ हम आउटसोर्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ आउटसोर्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्शन आउटसोर्स कर सकते हैं, इवन हम अपनी मार्केटिंग भी आउटसोर्स कर सकते हैं। कि अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाने की बजाय डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उन्हें हम कंसल्ट करेंगे, वो हमको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे कि कैसे कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो, और सिर्फ हमने क्या करना है, उन्हें पैसे देने हैं, बाकी हमारी मार्केटिंग वो खुद ही कर रहे होते हैं। हम अपना HR का फंक्शन जो है वो भी आउटसोर्स कर सकते हैं। HR का काम क्या है? स्टाफ को रिक्रूट करना या फिर स्टाफ की ट्रेनिंग करना। जब भी हमें कोई स्टाफ चाहिए होगा, हम क्या करेंगे, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को कहेंगे कि हमें ये स्किल, ये क्वालिफिकेशन, इतने एक्सपीरियंस वाले इतने लोग चाहिए। उनके पास ऑलरेडी लोगों के डेटा मीन CVs होते हैं, वहाँ से शॉर्टलिस्ट करके फौरी हमें स्टाफ अवेलेबल कर देते हैं। कोई स्टाफ की ट्रेनिंग हमें चाहिए, कोई स्किल सिखानी है, तो भी हम क्या करेंगे, इनको कहेंगे, उनके पास ऑलरेडी ट्रेनर भी अवेलेबल होते हैं, और वो विद फ्यू टाइम्स क्या करते हैं, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग स्किल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। मीन ये काम भी हम अपना आउटसोर्स कर सकते हैं, रादर देन अपना HR का डिपार्टमेंट बनाएं, उसमें HR के कोई स्पेशलिस्ट लोग रखें और उस डिपार्टमेंट में लोगों को पे करें, उनको बिठाने के लिए जगह दें। नहीं, हम ये चीज़ें आउटसोर्स भी कर सकते हैं। हम अपना IT फंक्शन जो है ये भी आउटसोर्स कर सकते हैं। सपोज हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, अपनी वेबसाइट बनानी है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो डेली बेसिस वेबसाइट के अंदर हमने प्राइसेस चेंज करनी है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट डिलीट करनी है। तो जैसे कि हम अपना IT डिपार्टमेंट बनाएं, हम ये किसी IT कंपनी को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। मीन वो IT कंपनी हमारी वेबसाइट का ख्याल रखेगी, हमने सिर्फ फ़ोन पे उन्हें बताना है कि ये चीज़ की प्राइस इतनी कर दो, वो खुद ही कर देंगे। ये प्रोडक्ट जो है वो नई ऐड कर दो, ये प्रोडक्ट डिलीट कर दो, वो खुद ही कर देंगे। हमें अपना स्टाफ बिठा के उन्हें अच्छा खासा पे नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है कि हम अपना IT फंक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी IT सर्विसेज कंपनी को। अब इस आउटसोर्सिंग के कुछ फ़ायदे होंगे बिजनेस को, आउटसोर्सिंग के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो कॉस्ट कम आएगी आपकी, कॉस्ट सेविंग। मीन जितना आप काम करवा रहे हो उतना पे करना है। पूरा साल स्टाफ को बिठा के, स्पेशली अकाउंटिंग में पूरा साल स्टाफ को बिठा के आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जितना को काम है उतना आपको पे करना है। साल बाद टैक्स रिटर्न बनानी है तो सिर्फ उतना आपको पे करना है। टैक्स रिटर्न बनाने का, टैक्सेशन का डिपार्टमेंट बना के लोगों को पूरा साल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और टाइम सेविंग भी होगी कि मैनेजमेंट ये इश्यूज जो है वो खुद नहीं फोकस करेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस हो जाएंगे। क्या ख्याल है? इससे वो एरिया जिनमें आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है वो भी बड़े एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगी। अकाउंटिंग का काम आप दे रहे हो किसको? अकाउंटिंग फर्म को जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। IT का काम दे रहे हो किसको? एक IT कंपनी को जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। मार्केटिंग का काम दे रहे हो किसको? एक मार्केटिंग एजेंसी जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा, आपके हर एरिया एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे। और जब हर एरिया एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होगा तो इससे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्या ख्याल है? कंपैटिटर हो सकता है कि सारे काम खुद ही कर रहा है और आपने कुछ काम जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो दे दिए हैं किसको? अदर एक्सपर्ट को, और वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रहे हैं। तो इससे अगेंस्ट कंपैटिटर आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज क्या होंगी? अच्छी होंगी, ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव होगी। तो इससे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो कुछ फ़ायदे हैं। क्या ख्याल है?
और जिससे परफॉर्म करवा रहे हो वो एक्सपर्ट है, तो इससे क्वालिटी भी अचीव होगी, मैनेजमेंट का टाइम भी सेव होगा, आप सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करोगे। वो जो मुसीबतें आपके लिए फजूल में बनी थी वो आपने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दी। लेकिन वो कहता है आउटसोर्सिंग के साथ कुछ मसले भी हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं आउटसोर्सिंग के साथ? प्रॉब्लम्स हैं क्या? आपके बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। क्या ख्याल है? बिजनेस सीक्रेट्स, अगर पूरे रिकॉर्ड आपने दे दिए किसी अकाउंटेंसी फर्म को, टैक्सेशन फर्म को, तो इससे क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। मीन आपके बिजनेस सीक्रेट्स उनके थ्रू किसी कंपैक्टर कंपनी तक भी लीक आउट हो सकते हैं। क्या ख्याल है? दूसरा, स्किल जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी, स्किल शॉर्टेज हो जाएगी आपके पास। अगर आप सारे काम बाहर से ही करवा रहे हो तो आपके पास जो है वो स्किल्स लैक करेंगी। मीन वो स्किल्स आईटी वाली आपके पास है ही नहीं। क्यों? आपके पास अगर आईटी डिपार्टमेंट है तो आप उनसे वो वेबसाइट के अलावा कुछ और भी आईटी का अगर कोई काम कभी करवाना है तो वो भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आउटसोर्स किया हुआ है तो कोई और काम आप नहीं करवा सकते। क्यों? आपके पास वो स्किल नहीं है। वो स्किल कहाँ पे है? कहीं बाहर है। तीसरा वो कहता है ये आउटसोर्स जिसको आपने किया है काम, ये अच्छे वे में तब चलेगा, तब आपको मजा देगा जब उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है। अगर उस आउटसोर्स कंपनी के साथ जिसको आपने काम आउटसोर्स किया है कोई फटा पड़ गया पैसों के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो उस सूरत में क्या होगा, वो काम परफॉर्म नहीं होगा। क्या परफॉर्म करने के लिए आपके पास अपना स्टाफ है? नहीं। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, बिजनेस तबाह भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप जो है वो आउटसोर्स के साथ मैनेज करना जो है ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों? अगर वो रिलेशनशिप आपने मैनेज नहीं किया तो उस सूरत में आपका बिजनेस बुरी तरह से अफेक्ट भी हो सकता है। चौथा वो कहता है कि अगर आपने सपोज अपना एक डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया, अकाउंटिंग में आप जो है वो अकाउंटेंट रखते थे, भाग जाते थे, रखते थे, भाग जाते थे, तो आपने सोचा जान छुड़ाओ मैं ये काम ही आउटसोर्स कर देता हूँ, मैं ये डिपार्टमेंट आपने ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या होगा, बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके स्टाफ के ऊपर एक डीमोटिवेशन इम्पैक्ट भी आ सकता है कि कल कोई हमें भी निकाल सकते हैं। आज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बंद करके आउटसोर्स कर दिया है, तो आईटी अगर चल रहा है या मार्केटिंग अगर चल रहा है तो उनके ऊपर एक डीमोटिवेटिंग इफेक्ट आएगा कि कल को हमें भी निकाला जा सकता है। तो इससे स्टाफ आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है, मीन इससे डीमोटिवेशन इम्पैक्ट भी आ सकता है स्टाफ के ऊपर। डीमोटिवेशन ऑफ अदर स्टाफ, अदर मीन अदर डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसके ऊपर। तो आउटसोर्सिंग का फायदा है, क्या फायदा है, कॉस्ट सेविंग होगी, जितना आपने काम करवाना है उतना पे करना है। टाइम सेविंग होगी, मीन मैनेजमेंट जिन एरिया में एक्सपर्ट नहीं है वो अब बाहर से परफॉर्म हो जाएंगे, जिनमें एक्सपर्ट है सिर्फ उनको फोकस करेगी। वो एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो भी आप एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मसले हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी बाहर लीक आउट हो सकती है, स्किल अवेलेबल नहीं होगी, लैक ऑफ स्किल है आपके पास, क्यों, स्किल कहीं और है। रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल है, अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ तो आउटसोर्सिंग के थ्रू बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और डीमोटिवेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट स्टाफ मेंबर भी हो सकती है इन केस यू हैव आउटसोर्स वन डिपार्टमेंट। सो आउटसोर्सिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। नहीं, इसकी कोई 5 एग्जांपल्स नहीं, क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है। तो आईटी फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है टू एनी आईटी सर्विसेज कंपनी, अकाउंटेंसी फंक्शन टैक्सेशन सर्विसेज आउटसोर्स हो सकती है टू एनी अकाउंटेंसी फर्म, डेटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग कैन बी आउटसोर्स्ड, क्लीनिंग स्टाफ कैन बी आउटसोर्स्ड टू एनी क्लीनिंग कंपनी, security staff can be outsourced from any security company, even product manufacturing can be outsourced, in-house function will be only assembling, marketing function HR function can be outsourced to any marketing or HR agency। नहीं, आउटसोर्सिंग के कोई एडवांटेज बताएं तो भी लिखे जा सकते हैं। नहीं, आउटसोर्सिंग के साथ मसले क्या हैं वो बताएं, वो भी लिखे जा सकते हैं। मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। आउटसोर्सिंग की एग्जांपल्स, आउटसोर्सिंग के फ़ायदे, आउटसोर्सिंग के साथ मसले क्या इन्वॉल्व है। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है।
तो स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट है डाउन साइजिंग के, हम मैन को रिप्लेस कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी, जिससे हम फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम कर सकते हैं। डीलेयरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट है कि हम एक टॉल स्ट्रक्चर को बाय यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्लैट स्ट्रक्चर पे ला सकते हैं। हाँ, इसमें साथ डाउन साइजिंग भी है, क्यों, फ्यूअर नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी हैं। जब हमने मिडल मैनेजमेंट को रिमूव किया तो स्टाफ शॉर्टेज से डाउन साइजिंग भी हुई। आउटसोर्सिंग मीन हम अपने कुछ ऑपरेशन बाहर से किसी से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे स्ट्रक्चर को हम सिंपल कर सकते हैं। मीन डिपार्टमेंट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कम कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे करेंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हमें पता चल गया। इससे ना सिर्फ स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। स्ट्रैटेजी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आया कि वो काम जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं है वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म करवा के आप अपने बिजनेस की प्लानिंग अच्छी कर सकते हो। अपने कुछ मसले बाहर से परफॉर्म करके टाइम सेव करके अपने मेन एरियाज़ को फोकस कर सकते हो, जिससे स्ट्रैटेजी मेकिंग में हेल्प मिलेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सपोज मेरा एक बिजनेस है, क्या बिजनेस है मेरा? कोई इवेंट्स मैनेजमेंट का मेरा एक बिजनेस है। क्या करता हूँ मैं? लोगों के इवेंट्स मीन फंक्शन मैनेज करता हूँ। कैसे करता हूँ? मैंने कोई अपना एक फैमिली का फंक्शन जो है वो मैनेज किया खुद से, और क्या किया, मैंने अपनी विजिटिंग कार्ड बनवाए और उस फंक्शन पे जो जो लोग आए उनको अपना अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। मीन अपना फंक्शन भी हो गया और साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि मेरा ये बिज़नेस भी है। अब किसी ने अपना कोई इवेंट्स कहीं पे अरेंज करना है, कोई फंक्शन करना है, तो उसने मुझे कॉल की कि फ़लाँ डेट, फ़लाँ टाइम पे, फ़लाँ जगह पे इतने लोगों का मेरा फंक्शन है, क्या मैनेज करोगे? मैंने कहा हाँ मैनेज करूँगा। नहीं जी, मैंने उनके साथ बुकिंग की और क्या किया, एक कैटरिंग कंपनी को कॉल की कि मुझे फ़लाँ डेट टाइम फ़लाँ जगह पे इतना ये कैटरिंग इक्विपमेंट चाहिए, वहाँ पे आ गया। एक लाइटिंग कंपनी को कॉल की कि मुझे ये इस तरह की लाइटिंग फ़लाँ डेट टाइम को फ़लाँ जगह पे चाहिए, वो भी आ गई। एक डेकोर कंपनी को कॉल की कि मुझे इस तरह की ये डेकोर चाहिए फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे, वो भी आ गई। एक लेबर कंपनी को कॉल की कि मुझे इतने ये इस तरह के वेटर्स, इतने इस तरह के हेल्पर्स ये चाहिए फ़लाँ डेट टाइम को, वो भी आ गए। एक फूड कंपनी को कॉल की कि मुझे ये फूड इस तरह का फ़लाँ डेट टाइम को फ़लाँ जगह पे चाहिए, वो भी आ गया। मैं वहाँ पे गया, कैटरिंग इक्विपमेंट भी आया हुआ है, लाइटिंग वाले भी आए हुए हैं, डेकोर वाले भी आए हुए हैं, लेबर भी है, फूड भी आ गया। क्या किया, वहाँ पे फंक्शन अरेंज किया, मैनेज किया। फंक्शन के एंड पे क्लाइंट से पैसे लिए, इन सब के पैसे इनको दे दिए, अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ गया। बिजनेस है। क्या मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉय है? क्या मेरे कोई एसेट है? क्या मेरी कोई इन्वेंट्री है? क्या मेरा कोई हेड ऑफिस भी है? नहीं। तो ये जो बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं विद ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस को आउटसोर्स करते हुए, इसे नाम दिया जाता है क्या? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मीन परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन by outsourcing all of the activities of the business with no permanent employees, no assets, no inventory, no head office. इसे क्या नाम दिया जाएगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। क्या कह रहा है? बिजनेस है। सपोज मेरा एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। क्या करता हूं मैं? लोगों के घर बनाता हूं। मुझे किसी ने कॉल की कि मेरा फलां जगह पे प्लॉट पड़ा है, मैंने घर बनाना है, बना के दोगे? मेरा काम ही है। अच्छा, कैसा बना के दोगे? मैंने क्या किया, कितना आपका प्लॉट कितना है? 10 मरले का। 10 मरले के डिफरेंट मैंने जो है वो नक्शे बनाए, उसे जाके दिखाए, उसने कहा हाँ ऐसा बना दे। चलें जी, काम अब स्टार्ट करना है। मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल की कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है इतना चाहिए फलां जगह पे, वहाँ पे आ गया। एक मशीनरी कंपनी को कॉल की कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन की मशीनरी जो है फलां दिनों के लिए, सपोज 3 माह के लिए रेंट पे चाहिए फलां जगह पे, वो आ जाती है। लेबर कंपनी को कॉल की, मुझे इतने मिस्त्री, इतने मज़दूर चाहिए, वो आ गए। अब डेली बेसिस पे मैं वहाँ पे जाता हूँ, मशीनरी भी वहाँ पे है, मटीरियल भी वहाँ पे है, लेबर भी आ जाती है। डेली सुबह 9 से 6 बजे तक उनसे काम करवाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। फिर अगले दिन 9 to 5 जाता हूँ, काम करवाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। 3 माह बाद घर बन गया।
कस्टमर को घर हैंड ओवर किया, पैसे चार्ज किए, इनके पैसे इनको दे दिए, अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ गया। बिजनेस है? कोई परमानेंट एम्प्लॉय मेरे, कोई एसेट, कोई इन्वेंट्री, कोई हेड ऑफिस, ये क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मीन बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना विद आउटसोर्सिंग ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस विद नो परमानेंट एम्प्लॉइज, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री, नो हेड ऑफिस, इसे क्या नाम दिया जाएगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। मेरा एक बिजनेस है यूएई में। क्या बिजनेस है? एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है मेरी, वहाँ पे आईटी सर्विसेज की कंपनी है। क्या करते हैं वहाँ पे? आईटी से रिलेटेड किसी को कोई भी सर्विसेज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोई वेबसाइट बनवानी है हम बना के देंगे, किसी को अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है वो हम बना के देंगे, किसी को कोई हार्डवेयर चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। मीन आईटी से रिलेटेड कोई भी काम है किसी का हम करते हैं। कैसे करते हैं? हमने अपनी बनाई एक वेबसाइट, उस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या सर्विसेज हमने देते हैं वो सारी मेंशन की हुई हैं। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं जिसके थ्रू कस्टमर हमें कांटेक्ट करते हैं। आजकल किसी ने कोई भी चीज़ बाय करनी हो ना, वो देखता है ये कहाँ से मिलेगी, कैसे? गूगल। लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ बाय करनी है तो क्या करेंगे? गूगल में सर्च करेंगे, कंपनियों के नाम आ जाएंगे और देखेंगे पहले पेज पे जो कंपनीज के नाम आ गए हैं उसमें से किसी एक को क्लिक करेंगे, हाँ उसे वो चीज़ मिल रही है, चलो ऑर्डर प्लेस कर लिया, जान छूट गई। तो मैंने क्या किया हुआ है, दुबई में मेरा बिजनेस है, वेबसाइट के थ्रू मैं ये काम करता हूँ, कस्टमर को कांटेक्ट करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 2 बंदे बिठाए हुए हैं जिनका काम क्या है, उनका काम क्या है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसे नाम दिया जाता है SEO, स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? SEO एक टेक्निक है जिसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे लाया जाता है। SEO क्या है? कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें प्रोग्रामर्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, सर्च इंजन पेजेस में आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है। मीन मेरे IT से रिलेटेड किसी ने कोई प्रोडक्ट सर्च की तो सर्च करती पहले पेज पे किसकी वेबसाइट आएगी? मेरी वेबसाइट। इससे क्या होता है, मेरी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे आती है। वहाँ पे बैठे हुए यूए में किसी कस्टमर ने सपोज वेबसाइट बनवानी है, उसने सिर्फ लिखा वेबसाइट, सर्च किया तो मेरी कंपनी टॉप पे आ गई। उसने क्या किया, क्लिक किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली वेबसाइट से, हाँ ये बनाते हैं, मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया, उसने मुझे कांटेक्ट किया, सर मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है। जी बिल्कुल हम बनाते हैं। किस तरह की बनवानी है? सर इसी तरह की बनवानी है। कितने में बना के देंगे? मैं आपको भी कोटेशन सेंड करता हूँ। क्या किया मैंने, पाकिस्तान के किसी सॉफ्टवेयर हाउस से पूछा कि इस तरह की एक वेबसाइट बनानी, कितने में बना के दोगे? इनका जी 50,000 की। मैंने कस्टमर को कोटेशन सेंड कर दी 1 लाख की। उसने कहा नहीं थोड़ा कम करें, चलिए 95,000। डन हो गया। वहाँ से कस्टमर से कांटेक्ट किया, इधर इनको 50,000 दिया, वेबसाइट बना के इन्होंने लॉन्च कर दी। मैंने कस्टमर से कितना चार्ज किया? 95,000, बाकी 45,000 क्या है मेरा प्रॉफिट। काम किया मैंने, किया, बिजनेस किया, बिजनेस किया। क्या मेरे कोई परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं? क्या मेरे कोई एसेट, कोई मेरी इन्वेंट्री? नहीं, ये बिजनेस परफॉर्म हो रहा है। कैसे? आउटसोर्स करते हुए। ये क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। दुबई में बैठे मुझे एक कस्टमर ने कॉल की, मुझे ये प्रिंटर्स इतने चाहिए, आप दोगे? तो हमारा काम है। कितने में? ठहर मैं आपको कोटेशन सेंड करता हूँ, आपको व्हाट्सएप करता हूँ भी। क्या किया मैंने, मार्केट से प्रिंटर्स की कॉस्ट पूछी डिफरेंट सप्लायर से। उनका जी इतने 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 के 3-4 मॉडल की प्राइसेस ली, उसके ऊपर अपना 15% प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को कोटेशन सेंड की। कस्टमर ने कहा ओके, लो जी मार्केट से माल उठाया, जाके कस्टमर को डिलीवर करके पैसे लिए, प्रॉफिट अपनी पॉकेट में डाल के घर आ गया। बिजनेस है। मेरी कोई इन्वेंट्री, कोई एसेट, ये क्या है?
वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मीन ऐसा बिजनेस जिसमें आपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सारी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस को आउटसोर्स करते हुए, विद नो परमानेंट एम्प्लॉइज, नो एसेट, नो इन्वेंट्री, इवन नो हेड ऑफिस। इसे क्या नाम दिया जाएगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, ये पॉसिबल हुआ किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो इवेंट्स मैनेजमेंट का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ फंक्शन पे, अभी फूड नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? चल के उधर जाऊँगा, पीछे से फंक्शन तबाह हो जाएगा, उसे कॉल करूँगा और आजकल फूड कहाँ पे रह गया, मेरा यहाँ पे फंक्शन तबाह हो रहा है, जल्दी पहुँचो। मीन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल होगा। यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान से काम करवा रहा हूँ, मैं उधर बैठा हूँ या इधर बैठा हूँ, कैसे मैनेज करूँगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, ईमेल के थ्रू। क्यों? अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये बिजनेस पॉसिबल नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजी के साथ एक चीज और भी आपको चाहिए, और वो क्या है? आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। इवेंट्स मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट है किसके साथ? कैटरिंग वाले के साथ, लाइटिंग वाले के साथ, डेकोर वाले के साथ, फूड वाले के साथ। अगर ये पर्सनल कॉन्टैक्ट मेरे अच्छे नहीं है तो क्या ये सब चीज़ मुझे मिलेंगी? नहीं। तो दो चीज़ों पे बेस करता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस, एक तो आईटी टेक्नोलॉजी की बेस पर, और दूसरा आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की बेस पर कि आप कैसे अपने रिलेशन विद अदर जिनको आउटसोर्स किया है उन्हें मैनेज कर रहे हो। क्योंकि अगर ये रिलेशन मैनेज नहीं हुए तो इतना आसान काम नहीं है कि बस मुंह उठा के हम भी ये बिजनेस कर लें। नहीं, इतना आसान काम नहीं है। रिलेशन कॉन्टैक्ट्स मैनेज करना ज़रूरी है। आपका इन रिलेशन को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। सो पॉसिबल है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो टेक्नोलॉजी की बेस पर और दूसरा एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग रिलेशन की बेस पर। हाँ, एक छोटा बिजनेस भी हो सकता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, इवेंट्स मैनेजमेंट का। कोई बड़ा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है कि सपोज ये एडिडास का बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिडास लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये चीज़ें सारी खुद बनाते हैं? नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, उन्हें कहते हैं यार बड़ा कमाल बना रहे हो आप तो, अच्छा इस तरह करना, नेक्स्ट टाइम से इसके ऊपर हमारा टैग लगा के सिर्फ हमें ही बेचना, किसी और को ना बेचना। और प्रोडक्ट किसकी बन गई? एडिडास की बन गई। बैठे कहाँ पे हैं? बाहर के कंट्री में। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? सपोज पाकिस्तान में, लेकिन मैनेज कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर रिलेशनशिप के थ्रू, कि कैसे हमने ये रिलेशनशिप मैनेज करना है। ऑब्वियसली लोगों को नोट दिखाओ तो उनके मूड बदल के आप कुछ भी करवा सकते हो। क्या ख्याल है? ये क्या एक्सपीरियंस है कि पैसा दिखाओ और उसके बाद इनको खरीद लो, जो कुछ मर्जी कराओ? ये क्या एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप मैनेज करने का तरीका? तो इसकी बेस पर मैनेज हो रहा है। अब ये पढ़ के देखें ज़रा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन समझ आती है कुछ? जी, क्या पढ़ लिया हमने? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स। तो 3 पॉइंट हैं कि मैन हैव रिप्लेस्ड, नहीं, कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड मैन, टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन नाउ परफॉर्म्ड बाय द मशीन कंप्यूटर्स। मैन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू हाई लेवल एनालिटिकल टास्क ओनली। Even with the growing technology of artificial intelligence, high level analytical tasks are now performed by the computers. नहीं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है? तो कैड, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मीन वो सर्विसेज जो पहले बंदे देते थे अब कौन दे रहा है? कंप्यूटर्स दे रहे हैं। लाइक कोई मेडिकल फील्ड में है, लॉयर फील्ड में है, बैंकिंग फील्ड में है। क्या कह रहा है? लेकिन मेन क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। की टेक्नोलॉजी से बिजनेस के स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे क्या इम्पैक्ट आया? तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम कर सकते हैं। मीन डाउन साइजिंग का इम्पैक्ट आया। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर को टॉल से फ्लैट बना सकते हैं थ्रू डी लेयरिंग ऑफ मिडल मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करके काम बाहर से भी करवा सकते हैं, मीन थ्रू आउटसोर्सिंग। हाँ, क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है? उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं?
नहीं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को थ्रू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं विद नो परमानेंट एम्प्लॉइज, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री, नो हेड ऑफिस। किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। मीन टेक्नोलॉजी के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? आप आउटसोर्स को मैनेज नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ 4 इम्पैक्ट और हैं, वो क्या? आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? अपने कुछ ऑपरेशन बाहर से भी परफॉर्म करवा सकते हैं, सिर्फ लोकली नहीं, आउट ऑफ द कंट्री भी परफॉर्म करवा सकते हैं। क्या क्या आउटसोर्स किया जा सकता है? अकाउंटेंसी, IT सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, सिक्योरिटी स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, HR फंक्शन, मार्केटिंग। आउटसोर्सिंग के कुछ 4 फायदे दिए गए हमारे पास। आउटसोर्सिंग का फायदा है कि वो एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, वो आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू आउटसोर्स करते हुए परफॉर्म कराओगे, तो इससे क्या होगा? आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अब आप क्या करोगे? सिर्फ अपने मेन एरिया पर फोकस करोगे, उनसे रिलेटेड मेनली अपना दिमाग लगाओगे, तो इससे कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? हो सकता है कंपैरेटर सारे एरियाज खुद परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी सरदर्दी ज्यादा है। आपने कुछ एरियाज बाहर से परफॉर्म करवा लिए, तो आपकी सरदर्दी क्या हो गई? कम होगी। तो इससे क्या होगी? आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। प्लानिंग अच्छी होने से आपको कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। एक फायदा दिया गया वैल्यू एडिशन का। वैल्यू बोलते हैं बेनिफिट्स को, कि वो एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, अब वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे, और जिनमें आप एक्सपर्ट हो वो तो वैसे ही एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रहे हैं, तो इससे बिजनेस को फायदा ज्यादा मिलेगा। मीन जिन एरियाज में आप वीक थे, अब वो भी क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब सारे एरियाज आपके स्ट्रांग होंगे, तो इससे बिजनेस को बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। फायदा है, इससे क्या होगा? कॉस्ट सेविंग होगी। क्यों? बाहर से जितना काम करवाना है उतना पे करना पड़ेगा, रादर देन स्टाफ रख के पूरा साल उसे पे करना। फायदा है, इससे क्या होगा? मैनेजमेंट का टाइम सेव भी होगा। मीन वो जो एरिया फजूल में सरदर्दी बने हुए थे, अब वो सरदर्दियां आपकी खत्म हो जाएंगी। क्यों? किसी के थ्रू अब वो चीजें चल रही हैं, तो इससे क्या होगा? मैनेजमेंट का टाइम सेव होगा, जो अपने मेन एक्सपर्टीज पे फोकस कर सकती है। लेकिन साथ कुछ मसले आउटसोर्सिंग के साथ। लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल क्या है? कि सपोज आपने अपनी बनानी थी बिजनेस की वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर, और आपने जो है वो सॉफ्टवेयर दे दिया किसी IT कंपनी को बनाने के लिए। ये क्या है? आउटसोर्सिंग। या दूसरा वे क्या हो सकता है कि आपने अपना एक IT डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसके थ्रू आप वो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो। अब अगर तो अपना डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको पता है वो सॉफ्टवेयर में क्या बन रहा है, कैसे प्रोग्रेस चल रही है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। मीन आपका कंट्रोल है उस काम के ऊपर। और अगर बाहर कहीं बन रहा है, तो आपका उस काम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब तक वो काम हो के नहीं आ जाता, आपको नहीं पता वो क्या हो रहा है। अपना डिपार्टमेंट के थ्रू चल रहा है, तो आप साथ साथ देख रहे हो, साथ साथ कोई चेंजेस चाहिए तो भी करवा सकते हो। लेकिन बाहर जब बन रहा है, तो आपका कंट्रोल नहीं है। कोई चेंजेस आपको चाहिए तो आप नहीं करवा सकते जब तक वो काम नहीं हो जाता। अब बाहर से वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बन के आई, और आपने देखा इसके अंदर तो कुछ फीचर्स हैं ही नहीं जो आप चाहते थे। क्यों? जब बन रहा था आपका कंट्रोल नहीं था। अब आप उन्हें कहोगे कि नहीं ये फीचर्स भी होने चाहिए, वो क्या कहेंगे? भाई जो आपने कहा था हमने तो वही बनाया। नहीं यार ये फीचर्स होने चाहिए। अच्छा चलो बना देंगे, लेकिन अभी तो हम बिजी हैं, कोई 15 दिन बाद बना के देंगे। और अगर हमें अभी वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ कंट्रोल। मीन काम अगर बाहर कहीं से हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग, उसका कंट्रोल जो है वो आपके पास नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज है किसका? आउटसोर्सिंग का। मीन अपना डिपार्टमेंट अगर इंटरनल चल रहा हो, तो आपका कंट्रोल होता है काम के ऊपर। एक डिसएडवांटेज है कि अगर एक डिपार्टमेंट को आपने आउटसोर्स किया है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनके ऊपर डीमोटिवेटिंग इफेक्ट भी आ सकता है। एक डिसएडवांटेज है कि इससे क्या हो सकता है? आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है बाहर किसी के पास। और डिसएडवांटेज है कि रिलेशनशिप जो है वो बड़ा क्रिटिकल है, जिसको आपने काम आउटसोर्स किया है। और दुनिया में वखरी वखरी टाइप के लोग होते हैं, और अगर उनका दिमाग और आपका दिमाग आपस में मैच ना हुए, तो रिलेशनशिप अफेक्ट होने से उल्टा आपका बिजनेस अफेक्ट भी हो सकता है। क्यों? अगर उसने कहा भाग जाओ भाई मैं नहीं करता, तो आपके पास अपना डिपार्टमेंट भी नहीं है। आउटसोर्स भी हो सकता है, फौरी आपको कोई ना मिले, तो इस सूरत में आपके वर्क डिले हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। तो 4 फायदे हैं आउटसोर्सिंग के। कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है, वैल्यू एडिशन मिलती है। कैसे वैल्यू एडिशन? के हर एरिया एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होगा। कॉस्ट सेविंग होती है,
और मैनेजमेंट का टाइम सेव होता है, लेकिन साथ 4 मसले भी हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द आउटसोर्स वर्क, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, डीमोटिवेशन ऑफ अदर स्टाफ एंड रिलेशनशिप इज क्रिटिकल टू मैनेज। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना विद ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हुए, विद नो परमानेंट स्टाफ, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री, उसे क्या नाम दिया जाएगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी सक्सेस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक मैनेजर्स का एक्सपीरियंस टू मैनेज आउटसोर्स रिलेशनशिप, और दूसरा टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसकी बेस पर आपने कॉन्टैक्ट करके जो है वो आउटसोर्स को मैनेज करना है विद इन द कंट्री या फिर आउटसाइड द कंट्री। अब इन चारों से बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। इससे स्ट्रक्चर में कम लोग आ रहे हैं, इससे स्ट्रक्चर टॉल से फ्लैट हो रहा है, तो कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्विक होने से आपकी प्लानिंग में भी हेल्प मिल रही है। आउटसोर्सिंग से क्या हो रहा है, कुछ डिपार्टमेंट आपके कम हो रहे हैं, हाँ प्लानिंग में कंपैरेटिव एडवांटेज आपको मिल रहा है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर लेस ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा ही स्मूथली सब कुछ अदर्स के थ्रू चल रहा है। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट है स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग। कहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को टॉल से फ्लैट पे लेके आ सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर को आपने टॉल से फ्लैट बनाया, ये क्या है? स्ट्रक्चर को आपने रीस्ट्रक्चर किया है। क्यों? रीस्ट्रक्चर करने से क्या होगा? कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, और ये क्विक होने से आपकी प्लानिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ये बात समझ आती? अब कहता है रीस्ट्रक्चरिंग 2 तरह की होती है, वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। वर्टिकल ये होता है, ऐसे ही है, और हॉरिजॉन्टल ये होता है। ये जो हमने बात की कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, टॉल स्ट्रक्चर से फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं। ये कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग है? वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग। वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग मीन आपकी कुछ मैनर में लेयर्स जो है वो रिमूव हो गई, स्ट्रक्चर टॉल से क्या हो गया? फ्लैट हो गया। टॉप कम्युनिकेशन लोअर लेवल पे क्विक होना स्टार्ट होगी, लोअर लेवल की बातें टॉप पे कम्युनिकेट करना क्विक स्टार्ट होगी, जिससे क्या हुआ? जितनी क्विकनेस, जितनी स्पीड इंक्रीज होगी इंफॉर्मेशन पास होने की, उतना ही स्ट्रैटेजी मेकिंग में, मीन प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको आपस में इंटरलिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा? डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन क्विक हो जाएगी, और क्विक होने से क्या होगा? एफिशिएंसीज अचीव होंगी जो आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी। या हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? कि अपनी डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं, जो डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो? इनको आपस में इंटरलिंक कर सकते हो, और इंटरलिंक करने से क्या होगा? एक ब्रांच की इंफॉर्मेशन दूसरी ब्रांच इजीली ऑब्टेन कर सकती है थ्रू सिस्टम। मीन जाके इंफॉर्मेशन नहीं लेना पड़ेगी या कॉल पे इंफॉर्मेशन नहीं लेना पड़ेगी, सिस्टम के थ्रू ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिसकी एक एग्जांपल है कि सपोज आजकल हम डिफरेंट ब्रांड्स में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाती है, उसका साइज नहीं होता, तो मैनेजर कहता है ठहरें, मैं आपको पता करके बताता हूँ कहाँ पे साइज पड़ा है, वहाँ से जाके ले लें। कैसे पता करते हैं? कि ब्रांचेस आपस में इंटरलिंक्ड हुई हैं। इंटरलिंक्ड होने के थ्रू वो क्या करता है? सिस्टम से चेक करता है कहाँ पे ये साइज पड़ा है, और आपको बता देता है, और आप वहाँ से जाके अवेल कर लेते हो। ये कैसे पता चला? थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग। कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग? हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये क्या कर रही है? बिजनेस को फायदा दे रही है ऑब्जेक्टिव मीट करने में। क्या ख्याल है? तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं? वर्टिकल रीस्ट्रक्चर मीन टॉल से फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग मीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। किस लिए? फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन सोशल मीडिया का एडवांटेज भी ले सकते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया में सोशल एप्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसे एरिया में भी कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, मीन हमारी ब्रांच नहीं है, लेकिन वहाँ से कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। और इससे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने में हमें जो है वो हेल्प मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रैटेजी मेकिंग में हमें बेनिफिट दे रहा है। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? बिग डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ये बिग डेटा क्या है?
कुछ कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपने पास होल्ड, यूज, प्रोसेस करती हैं। मीन कस्टमर्स का डाटा जो है वो अपने पास क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। अपनी प्रोडक्ट्स का डाटा जो है वो अपने पास होल्ड करती हैं। मार्केट्स का डाटा अपने पास होल्ड करती हैं। अब वो डाटा सिर्फ रखना नहीं होता, उसको आपने प्रोसेस करना होता है। मीन उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग करना होती है। सपोज एक कंपनी ने अपने पास जो अपनी सारी प्रोडक्ट्स का डाटा रखा हुआ है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितने माह सेल होती रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपनी किसी एक प्रोडक्ट के डाटा को कि लाइक प्रीवियस ईयर अगर ये 5 मंथ सेल होती रही है, करंट मंथ ये 7 मंथ सेल होती रही है, दिस मीन ये प्रोडक्ट जो है अब कस्टमर की ज़्यादा डिमांड हो गई है। दिस मीन नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को थोड़ा जल्दी लॉन्च करना है और थोड़ा बेटर वे में लॉन्च करना है। क्यों, ये प्रोडक्ट हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने जा रही है। अब ये जो एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है डाटा के ऊपर, ये कैसे परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो सॉफ्टवेयर क्या है, टेक्नोलॉजी, जो आपको बिग डाटा को मैनेज करने में, बिग डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने में हेल्प दे रही है। क्यों, इस एनालिसिस की बेस पर हम फ्यूचर की क्या कर पा रहे हैं, प्लानिंग प्रॉपर कर पा रहे हैं कि हमें फ्यूचर में कैसे लेके चलना है। क्या ख्याल है, मीन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा ना सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं। मीन कौन सा डाटा ऐसा है हमारा जो होलसेल कस्टमर से रिलेटेड है, कौन सा डाटा ऐसा है जो रिटेल कस्टमर से रिलेटेड है, कौन सा डाटा मेल कस्टमर से रिलेटेड है, कौन सा फीमेल से रिलेटेड है, एज वाइज भी कौन सा अंडर 20 में आते हैं कस्टमर हमारे, कौन से 20 to 30 में आते हैं। क्यों, इनके ऊपर हमने डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करके फ्यूचर की प्लानिंग करना होती है। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को होल्ड करने में, इनको कैटेगरीज में डिवाइड करके इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने में सॉफ्टवेयर हेल्प दे रहे हैं। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो आपकी प्लानिंग में हेल्प देती है। क्या ख्याल है, बिग डाटा जिसका यूजेज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। हम अपने पर्सनल लेवल पे देखें तो शायद हमारे मोबाइल में मेमोरी जो है वो स्टार्ट हुई थी कोई 16 MB से, वहाँ से 32 MB पे गए, वहाँ पे 64 MB पे गए, वहाँ पे 128 MB पे गए, वहाँ से यकदम 1 GB मेमोरी आ गई, 1 GB से 2 GB, 2 से 4 GB, 4 से 8 GB, और अब 256 GB भी हमारे मोबाइल में कम पड़ रही होती है। मीन ये डाटा का यूजेज है हमारे पर्सनल लेवल पे, और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखो वहाँ पे तो शायद बहुत ऊपर बात जाती है। तो इतनी अमाउंट के डाटा को होल्ड करना, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करना, कोई ट्रेंड्स देखना, इस चीज़ में जो सॉफ्टवेयर हेल्प दे रहे हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी जो बिग डाटा को मैनेज करने में हेल्प दे रही है। क्यों, इससे क्या होगा, प्लानिंग में हमें हेल्प मिलेगी। सो टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट क्या है बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के ऊपर, डाउन साइजिंग। मीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर में डाउन साइजिंग कर सकते हैं। डी लेयरिंग, स्ट्रक्चर में से कुछ लेयर्स मूव करके हम फ्लैट से टॉल से फ्लैट पे आ सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग हमारी प्लानिंग में हेल्प देगी। आउटसोर्सिंग, कुछ ऑपरेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। क्यों, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैनेज होंगे। हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे जा सकते हैं, मीन सारे के सारे ऑपरेशन आउटसोर्स करते हुए बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल मीन लिंकेज कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस को। ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग ऐसे एरिया में करके कस्टमर टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे हम ऑपरेट नहीं कर रहे। बिग डाटा को हम मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस ट्रेंड परफॉर्म करके हम अपनी प्लानिंग में हेल्प ले सकते हैं। क्या ख्याल है, ये आजकल हमारे पेपर जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू भी चेक हो रहे हैं, थ्योरी के पेपर भी और न्यूमेरिक पेपर भी। कैसे कि सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन के 5 डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो एंटर कर दिए गए हैं। सिस्टम ने क्या करना है, आपका क्वेश्चन पेपर स्कैन होके सिस्टम में गया है, सिस्टम ने मैच करना है, जिस आंसर के साथ मैच हो रहा है उसको एक्यूरेट करके मार्किंग कर देनी है। किसी एक के साथ भी मैच नहीं हुआ, जिस मीन आंसर क्या है, गलत है, मीन मार्क्स नहीं देने। क्या कह रहा है, बंदे कैसे चेक करते हैं, बंदों के भी दिमाग में ये डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं। क्या ख्याल है, जो इन्होंने सीखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पेपर चेक करते हैं। थ्योरी के पेपर भी कैसे चेक करते हैं, इनके दिमाग में जो नॉलेज है, अंग्रेज़ी पढ़ के देखेंगे कि उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली ये आंसर फिट हो रहा है तो यस टिक करके मार्क्स देंगे, नहीं फिट हो रहा तो मार्क्स नहीं देंगे।
तो सिस्टम के अंदर भी क्या है, एक रोबोटिक सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट आंसर, डिफरेंट नॉलेज जो है वो एंटर कर दिया गया है, और जो पेपर गया है सिस्टम ने क्या करना है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली उसे देखना है, मैच कर रहा है तो ठीक करके मार्क्स देने हैं, नहीं मैच कर रहा तो मार्क्स नहीं देने। अब ये जो सिस्टम है इसे क्या नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन ऐसे सिस्टम जो लाइक ह्यूमन बीइंग एनालिटिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट नॉलेज ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया गया है, और इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, उस सिस्टम को क्या नाम दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो बिजनेस को किस चीज़ में हेल्प दे रही है, स्ट्रैटेजी मेकिंग मीन प्लानिंग में हेल्प दे रही है, मीन कुछ एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करके ओवर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस को हेल्प दे रहे हैं किस चीज़ में, स्ट्रैटेजी मेकिंग। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या है, डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये चारों ज़रा पढ़ के देखें, नोट्स में बातें समझ आती हैं।